हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आस्था का पहला सेट कंप्लीट हो चुका है। फुल लेंथ टेस्ट था। आज हम फुल लेंथ टेस्ट दूसरा देखेंगे। ठीक है। और बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 8 मई को, 67th प्री। उसी के लिहाज से ये पेपर और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके प्रश्न की जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है। ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और एक चीज़ और बता देते हैं भाई, कि जो पीडीएफ लिए हैं या किताब मतलब ख़रीद लिए हैं टेस्ट सीरीज जो भी, उसमें एक्सप्लेनेशन जो किया गया, एक्सप्लेन जो किए गए, जो व्याख्या की गई है वो पॉइंट टू पॉइंट की गई। मतलब प्रश्न का जो उत्तर है उसी के अनुसार उसकी व्याख्या है। लेकिन यहाँ पर उस व्याख्या में, जैसे प्रश्न में अगर 4 पॉइंट दिए गए हैं तो उन चारों पॉइंट्स की व्याख्या की गई है। ठीक है। इसलिए ये वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। इसमें प्रश्न मिल जाएगा। जैसे 150 प्रश्न का पेपर है, तो ये मान के चलिए कि आपको इसमें कम से कम 400 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही, ताकि आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिले और कोई भी पॉइंट मिस ना हो एग्ज़ाम के समय पे, है ना। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। पहला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक का विभाजन कितने भागों में किया गया है। ये सबको पता होगा, त्रिपिटक नाम ही है तो 3 भागों में हुआ होगा। देखिए त्रिपिटक जो है ना, 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ध्यान रखना है कि जो विनय पिटक है ना, ये संघ संबंधी नियम, दैनिक शिक्षा, जीवन संबंधी आचार विचार और विधि नियमों का उल्लेख करता है विनय पिटक। इसकी अट्ठकथा है, अट्ठकथा का नाम है कुरुंदी। जो सुत्त पिटक है उसमें सिद्धांत और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। इसकी अट्ठकथा का नाम है महाअट्ठक। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो कि दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसकी अट्ठकथा का नाम है महापच्चरी। और याद रखना इसकी भाषा है सिंहली। तो हो सकता है प्रश्न ऐसे पूछा जाए, क्योंकि सिंहली जो भाषा है वो श्रीलंका की भाषा है, दक्षिण भारत की भाषा है, तमिलनाडु एरिया की। तो हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका की रचना किसने की थी, नहीं किस सदी में की गई थी। हिस्टोरिका की जो रचना है, देखिए हेरोडोटस जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये किताब है, ध्यान रखना। और ये लिखी गई थी 5वीं सदी ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विदेशी यात्री बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में जो आया था उसका नाम क्या था। तो उसके दरबार में आए थे डायमेकस और डायोनिसियस, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये दोनों लोग आए थे यहाँ पे। डायमेकस जो था ना, वो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। और डायनोसिस जो था वो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत था। ठीक है। तो टॉलमी कौन है भाई, यहाँ पे हमने भी बता दिया कि मिस्र नरेश है ये। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा था किसी ने। तो याज्ञवल्क्य पर किसने टीका लिखा, तो ये लिखे थे भैया विज्ञानेश्वर ने। ध्यान रखना, विज्ञानेश्वर ने टीका लिखा था इस पे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किस नदी घाटी में पाया गया है। तो चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद, कोलडिहिवा जगह है, याद रखना, कोलडिहिवा नामक स्थान पर। ठीक है।
सोहन नदी घाटी क्या है? सोहन नदी घाटी आपको पड़ेगा पाकिस्तान में। नर्मदा घाटी आपको पता है मध्य प्रदेश एरिया है। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र से जो आपको मिलता है वो मानव के बसाव का पहला साक्ष्य मिलता है वहां से। एनसीईआरटी में ये बात है। सोहन घाटी से कृषि का पहला साक्ष्य मिलता है, ये भी याद रखना है। लगभग 7000 BC की बात है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है फिरदौसी को। याद रखना, फिरदौसी नाम है इनका। ये फारसी कवि थे भाई। गजनी के जो महमूद के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण कवि रहे हैं ये। ठीक है, इन्होंने शाहनामा राजाओं की पुस्तक लिखी थी, ये बात हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा पहली बात तो पता होना चाहिए कहाँ है भाई। तो कालीबंगा जो है राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। ध्यान रखना। तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, अगला है प्रश्न, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसकी थी? तो ये थी भैया समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना कि अश्वमेध इसने यज्ञ किया था, जिसके बाद उसने ये वाली उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ यह है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जोड़ा सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले रवि कीर्ति है, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज केशव वर्मन, हरिशेण हर्ष दंडी है नरसिंह वर्मन। तो इसमें जो सही उत्तर होगा हरिशेण है ना। प्रयाग प्रशस्ति याद करिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेण ने। ठीक है, तो हरिशेण हर्ष के नहीं है, ये समुद्रगुप्त के समय के हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त का ही तो है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसमें जो योगदान नहीं दिए थे उनका नाम है भैया गयासुद्दीन तुगलक। बाकी फिरोज शाह तुगलक दिए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरुआत ही की थी, इल्तुतमिश ने उसको बनवा ही दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने उसके कुछ मंजिले को बनवा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? कौन है वो भाई? तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ध्यान रखना। सिकंदर लोदी 1504 में इसने स्थापित किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी, है ना। क्यों? क्योंकि राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना था इसको, उसी को राजधानी भी बनाया इसी ने, सिकंदर लोदी ने। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में 1200 फलों के नए बाग लगवाए थे। क्यों? फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया था। बलबन ने क्या किया था फिर? राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था इसने, सिजदा पावोस जैसी प्रथा को शुरुआत की थी, सिजदा पावोस जैसी प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? एक अफ्रीकी यात्री जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी, दिल्ली का काजी भी नियुक्त हुआ, चीन दूत बनाकर भेजा भी गया था, उसका नाम क्या था? तो देखो, रेहला की रचना किसने की थी? इसका नाम है इब्न बतूता, मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है,
याद रखना, इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था। अगला प्रश्न क्या है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वो उसका नाम क्या है? हॉकिंस रहा होगा। हॉकिंस तो आया था उसके दरबार में, है ना। फ्रांसिस्को पेसर्ट है, पीटर मुंडी है, मनुची है। देखिए हॉकिंस नहीं है, हॉकिंस तो पहली बार आया था जहांगीर के दरबार में, लेकिन ये जो मूल्यवान विवरण दिया ना, वो दिया था फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने, डच पर्यटक है। ध्यान यहाँ पे ये रखना है, बिना देखे ही उत्तर नहीं लगा देना, ठीक है। तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट है जो कि डच यात्री है, ठीक। और हॉकिंस क्या है? हॉकिंस अंग्रेजों का अंग्रेज है, ब्रिटिश है, ठीक है। फर ए इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर अगर देखा जाए तो इसके लेखक रहे हैं शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया हैं, इनको सुल्तान औलिया भी कहा जाता है ना, संतों का राजा कहा जाता है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। बहरहाल इस फर ए इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था, तो उसका नाम है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मकबरों के बारे में सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें देखिए, बाबर काबुल में है, सही बात है। जहांगीर का शाहदरा, शाहदरा पाकिस्तान में है ना, तो ये दोनों तो सही हैं, ये दोनों। फिर अकबर का फतेहपुर सीकरी में है क्या? अकबर का सिकंदरा में है, आगरा में। तो बहादुर शाह जफर का कहाँ है? बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए कि बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, 1857 के विद्रोह में इसने भाग भी लिया, और ये उसी के बाद रंगून भेज दिया गया था। तो जब रंगून भेज दिया गया, वहीं पर निर्वासित जीवन जिया, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका दिल्ली में मकबरा कौन बनाएगा? बात तो सही, उसके बाद अंग्रेजों का अधिकार होता है। तो भैया ये दोनों गलत हैं, अकबर और बहादुर शाह जफर। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि दो हैं तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? गीत गोविंद पुस्तक की रचना की थी जयदेव ने, ध्यान रखना, जयदेव ने की थी गीत गोविंद की रचना। और याद ये भी रखना है कि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना करके संस्कृत की एक नई प्रणाली का विकास आविष्कार भी किया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली कंपनी जिसके द्वारा भारत में व्यापार प्रारंभ हुआ, उसका नाम क्या था? पुर्तगाली कंपनी का कुल मिला के नाम क्या था जो पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी? तो उसका नाम था एस्तादो द इंडिया, ठीक है। चलिए, इंग्लिश वाला भी भाई 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हो जाएगा, 1-2 दिन में कर देंगे, उसको भी शुरू कर देंगे हम, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी जो है उतना आप देखते रहिए, 1-2 दिन में हो जाएगा इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भाई फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 14वें जो लुई 14वां था ना, उसका एक मंत्री था, याद रखना, ठीक है। नाम क्या था उसका? नाम था कोलबर्ट, ठीक है, कोलबर्ट नाम था। यही था फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है?
तो क्लाइव हो सकता है भाई, है ना। इसका नाम क्लाइव है। 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है, उससे पहले प्लासी का युद्ध लड़ता है। ये प्लासी का युद्ध लड़ता है तो थोड़ा सा ये समझ में आता है भैया, अब यूरोपियों से टक्कर लेने वाला, खास करके अंग्रेजों से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। जो बची खुची कसर थी थोड़ी बहुत, वो पूरी हो जाती है बक्सर के युद्ध में आकर, जब तीन सेनाएं इकट्ठा होती हैं। कौन कौन? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शाहजादा हैं, मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, जो कि कभी दिल्ली गया ही नहीं था, वो, और एक है मीर कासिम। ठीक है, तो इन तीनों की सेना को पराजित किया अंग्रेजों ने। हालांकि बक्सर युद्ध के समय क्लाइव नहीं था, बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव आता है और इलाहाबाद की संधि करता है शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में। उसी के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है अंग्रेजों को, और करीब 30 लाख रुपया देने पर राजी हो जाते हैं अंग्रेज मुगल को। और कड़ा मानिकपुर की दीवानी दी जाती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम है? ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पीसीएस में। तो किसका नाम रहा है? ये नाम है भैया लॉर्ड डलहौजी का, ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी का नाम है। लॉर्ड डलहौजी को ना आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हीं के समय में रेलवे चली, डाक सेवा की शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखना इसे सब। लॉर्ड कर्जन क्यों जाना जाता? बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुए आंदोलन का बंगाल में प्रारंभिक नेतृत्व किया था? बंगाल में किया था। बंगाल में जिसने किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था भैया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, बिहार को अलग प्रांत बनाने में इन्होंने अपनी अच्छी खासी भूमिका भी निभाई थी, ध्यान रखना इसका भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को होने वाला मसीहा और भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया था? तो ये कौन है भाई? इनका नाम है गुलाम अहमद कदियानी। ठीक है, नाम याद रखना, गुलाम अहमद कदियानी नाम है इनका। ये है कौन? 1889 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, वही गुलाम अहमद कादियानी। स्वयं को वो कृष्ण का अवतार मानते थे, अपने आप को होने वाला मसीहा पुनर्जागरण का ध्वजधारी भी कहा इन्होंने अपने आप को। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता देते, सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ठीक है, कृष्ण कावेरी वाले क्षेत्र में इन्होंने विकास किया था इस चीज का, समझ रहे हैं? चलिए, तो नाम है सर आर्थर कॉटन। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के विद्रोह के विरुद्ध किसने अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? उसका नाम क्या है? उसका नाम है, दो लोग हैं, एक है विलियम टेलर और दूसरा है विंसेंट आयर। यही दो लोगों ने इसकी कमान संभाली थी भैया। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। जनरल डायर तो जलियांवाला बाग के लिए जाना जाता है। कैप्टन मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए जाना जाता है अपने। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है कि विचार करना भैया, कालक्रम के अनुसार सजा देना है इनको। तो देखिए, नील विद्रोह है, संथाल है, दक्कन दंगा है, सिपाही विद्रोह है।
तो इसमें याद रखना जो संथाल विद्रोह था ना वो 1857 के जस्ट पहले हुआ है। मतलब कब हुआ है? संथाल विद्रोह हुआ 1856 में। नील विद्रोह कब हुआ? ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ है। तो ये गया कब? 1860 में। अभी बचे हैं सिपाही और दक्कन। अगर हम इन्हीं दोनों से आंकड़ा लगाते हैं, फिलहाल हम बाकी दोनों देख लेते हैं। देखिए, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। तो दक्कन दंगा कब हुआ? यह भी हुआ 1857 में ही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, क्योंकि 1856 में हुआ है संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह उसके बाद हुआ है, संथाल के बाद। फिर हुआ 60, नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 4 3 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो फिलहाल ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, ध्यान रखना, इन सब का क्रम देख लो, और क्रम यही होगा 2 4 3 1, यही क्रम है इसका। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास का विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर जोर दिया गया था हंटर कमीशन में? हंटर कमीशन में जो जोर दिया गया था, देखिए 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में जाके W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति होती। कब? 1882 में। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो नाम क्या होगा भैया? प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसमें हमें ध्यान रखना है, देखिए 1875, 82, 85, 17, 1900। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1882 में, है ना? एक मिनट, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लवत्स्की ने। भारत में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1879 में इसकी स्थापना में ये भारत में पहुंचा है, और 82 में क्या हुआ? मद्रास में अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित हुआ था। ठीक है, तो 1882 यहाँ पे इसीलिए माना जाएगा। बाकी 1879 1879 में ही मैडम ब्लवत्स्की द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व किसने किया था भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किए थे? 1939 में। और याद रखना ये कैसा है कि भैया त्रिपुरी संकट के बाद का समय है। तो पहले तो त्रिपुरी संकट आएगा, अगर ऐसे क्रम आया तो पहले त्रिपुरी संकट आएगा, उसके बाद आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। हमें ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है, तो उस समय कौन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल थे। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, मेरी सड़क ऐप का संबंध किससे है? मेरी सड़क संबंध, मेरी सड़क ऐप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है भाई? ये है PMGGY से, मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से है, PMGSY से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एयर इंडिया को किस कंपनी द्वारा खरीदा गया है? एयर इंडिया को खरीदा गया है
तो किस कंपनी द्वारा खरीदा गया भाई? ये खरीदा गया है टाटा के द्वारा। पहले भी ये इन्हीं का था, फिर सरकार ने इसका अधिग्रहण किया, फिर से सरकार से इन्होंने ले लिया। ठीक है, ध्यान रखना। गति शक्ति योजना का संबंध किससे है? गति शक्ति योजना का संबंध है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 विश्व कप का विजेता देश है। T20 विश्व कप का विजेता देश कौन सा है भाई? तो इसका विजेता है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के जो नए कोच बनाए गए उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भैया राहुल द्रविड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेगासस मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति किसकी निगरानी में होगी? तो किसकी निगरानी में हो रही है ये? इसकी जांच होगी जस्टिस आरवी रविंद्रन के नेतृत्व में जांच होगी। जांच समिति बनाई गई है, ठीक है, इनकी निगरानी में। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट, इसके लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? बिहारी पुरस्कार किसको? देखिए भैया, राजस्थान के लेखक हैं, उनका नाम है मोहन कृष्ण बोहरा। ठीक है ना, नाम क्या है? मोहन कृष्ण बोहरा है इनका नाम। और ये 30वां बिहारी सम्मान है, ये भी याद रखना है। किसके लिए मिला? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मिला है। इतना चीजें हमें ध्यान रखनी। तो भैया मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपके उत्तर प्रदेश में। समझ रहे हैं ना? ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, और ये मनाया कब गया है? ये भी ध्यान रखना है। तो 13 से 15 मार्च 2021 तक मनाया गया। और कहाँ पे मनाया गया? सिद्धार्थ नगर में मनाया गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, 6G तकनीक के विकास के लिए DOT द्वारा जो समिति बनाई गई है उसके प्रमुख कौन है? उसके प्रमुख हैं के राजा रामन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, इस सूची में इस वर्ष फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो बात सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा क्या है भाई? भारत का सूची में 139वां स्थान है, ये भी सही है। तीसरा है, यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा तैयार किया गया, ये भी सही है। तो सही क्या हुआ? इसका मतलब ई हो जाएगा। क्यों? 1 2 2 1 1 3 2 3 ऐसे दिया गया है ना, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर फॉर्म बनाने की घोषणा की गई? भैया इसका नाम है सिंगापुर। ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी को कहाँ का नया मुख्यमंत्री? तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे, जुलाई में बने थे। ठीक है, याद रखना, जुलाई में बनाए गए थे। ठीक है, और फिर से जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद भी इन्हीं को ही वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है उत्तराखंड का। ठीक है, हमने PDF भेज रखी है विधानसभा चुनाव वाली, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लेना कि विधानसभा की सीट कहाँ पर कितनी है,
अगर पेपर में पूछ लिया जाए सीटों का मिलान करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सार्वजनिक मामला सूचकांक में कौन राज्य प्रथम स्थान पर है? सार्वजनिक मामला सूचकांक में प्रथम स्थान पर देखिए 2020 जारी किया गया है, केरल बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर आया है। ठीक है, ध्यान रखना। और सतत विकास में एक समग्र सूचकांक के आधार पर राज्यों को शासन प्रदर्शन को रैंक किया गया है और केरल के बाद नंबर आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का। तो पहला स्थान है भैया केरल का, दूसरा है तमिलनाडु का, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक का। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो हरियाणा में हुआ है ना। ठीक है, हरियाणा में हुआ है ये। हरियाणा में भी देखिए 14 जनवरी 2021 को चंडीगढ़ से हिसार के लिए चलाया गया है। ये चंडीगढ़ से हिसार, ध्यान रखना कहां से कहां तक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा किस महापुरुष की समाधि का उद्घाटन उत्तराखंड के केदारनाथ में किया गया? तो वहां पे शंकराचार्य का की समाधि का उद्घाटन किया गया केदारनाथ में। समझ रहे हैं ना। तो शंकराचार्य, जोशी मठ है ना, 4 मठ स्थापित किए थे इन्होंने। तो जोशी मठ या ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में ही है, याद रखना इसको। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का नारा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, वो किस सम्मेलन में दिया गया है? तो ये दिया गया था COP26 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस कोविड-19 के रोगियों के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की है? मिशन हौसला जो है ये चलाया गया है उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न क्या है, मुल्ला पेरियार डैम है केरल में, यह किस राज्य के नियंत्रण में है? तो केरल में है, तो भैया केरल के ही नियंत्रण में रहना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं है, वो है तमिलनाडु के नियंत्रण में। ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो कहां पे किया जाएगा? गुजरात के केवड़िया में। ये ऐसा पहला शहर होगा जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी। और विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र को देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बनाने की घोषणा की है। तो हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी पूरा वीडियो रहेगा। ठीक है, पूरा एक पेपर इसी में रहेगा। अगला प्रश्न है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ये पिछले वाले वीडियो में भी ये प्रश्न रहा है ना। तो इसमें नोमैडलैंड का नाम आएगा, नोमैडलैंड। जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड की बात करेंगे तो एंथनी हॉपकिंस को मिला द फादर के लिए। द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ग्रीन स्टील बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्वीडन। ग्रीन स्टील या फिर जीवाश्म मुक्त स्टील, नाम याद रखना, दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो कौन है भाई? तो वो है यूसुफ अली, नाम है इनका। ठीक है, यूसुफ अली नाम है इनका।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो इसका 10वां स्थान होना चाहिए, है ना। इसका स्थान है 10वां। ठीक है, पिछले वाले पेपर में था ये। अगला प्रश्न क्या है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये भी पता होना चाहिए, नोवाक जोकोविच जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसे चुना गया? मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसे चुना गया है? तो कौन है भाई? देखो तेलंगाना के रहने वाली हैं, नाम है तेलंगाना के मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी नाम है उनका, मानसा वाराणसी नाम है, तो इसका मतलब वाराणसी की नहीं है, वो तेलंगाना के रहने वाली हैं। ठीक है, उन्हीं को चुना गया है मिस इंडिया वर्ल्ड 2020, तो मानसा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 21-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किससे है? देखिए कल हमने टेक्सटाइल पार्क की बात की थी, आज हमने मित्रा की बात की है, तो ये भैया कपड़ा से संबंधित होगा। और 2026 तक सरकार ने लक्ष्य रखे हैं कि 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बना है? तीर नदी पे, कौन सी नदी है भाई? यह नदी का नाम है फेनी। इस नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है फेनी। ठीक है, फेनी नदी है ये, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने वर्ष 21 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो कौन सा बना होगा? अंदाजा अगर लगाया जाए तो कौन हो सकता है? ये है भैया पुडुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फिजी द्वीप कहाँ है? फिजी द्वीप, फिजी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में है, ये सबको पता होगा, ये आंख बंद करके आप सही कर देंगे। अगला प्रश्न है पिग्मीज, पिग्मीज कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में मिलते होंगे, है ना। पिग्मीज कहाँ मिलते हैं? विषुवतरेखीय क्षेत्र में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? कांगो में मिलते हैं, कांगो बेसिन में, वो भी वर्षा वनों वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ये शिकारी जनजाति होती, भैया ध्यान रखना है, निवास इनका पेड़ों पर होता है, बनाई गई झोपड़ियों में। और उस झोपड़ी का नाम क्या है? झोपड़ी का नाम है भैया मोंगुरास। ठीक है, मोंगुरास नाम है उस झोपड़ी का जो पेड़ों पर लोग बनाते हैं। कौन? पिग्मी लोग बनाते हैं, तो अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तटीय प्रदेश कितने हैं भारत में? तो भारत में जो तटीय प्रदेश हैं, देखिए उनको 5 भागों में बांटा गया है। अरे भाई पश्चिमी घाट है उसका 3 भाग है, पूर्वी घाट है उसका 2 भाग है। अब पश्चिमी घाट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 3 भाग कौन कौन से हैं? कोंकण, कन्नड़, मालाबार। पूर्वी घाट की बात करेंगे तो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। ठीक है, तो 5 भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यूरेनियम। अच्छा ऐसा क्यों भाई? देखिए भविष्य का धातु बोलते हैं इसको, यूरेनियम को। इसके प्रमुख अयस्क हैं पिच ब्लेंड, समरस्काइट, थोरियनाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। इसमें देखिए मिलान करेंगे तो एक तरफ पठार का नाम है, दूसरी तरफ संबंधित देश है। तो अबिसिनिया, मेसेटा, पोटवार, अनातोलिया। तो पोटवार जो है ना, ये सबको पता होना चाहिए, पाकिस्तान में है। तो डी का चौथा देख लेते हैं। तो डी का चौथा मतलब 3 में है भाई, तीनों में दिख रहा है ना ऊपर से। अब आते हैं हम थोड़ा सा अनातोलिया की तरफ।
अनातोलिया कहाँ पे है ये? अनातोलिया जो पठार है वो है तुर्की में। ठीक है, तो अभी भी दो दिख रहे हैं बी और सी में। ए का पहला जो है दो ऑप्शन में दिख रहा है। तो चलते हैं मेसेटा की तरफ। तो मेसेटा कहाँ है भाई? मेसेटा जो है ना स्पेन में है आपके। अब देखिए सी का तीसरा हो जाएगा। तो सी का तीसरा है, ए का पहला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। तो अनातोलिया पठार है तुर्की में, अबिसिनिया है इथियोपिया में, मेसेटा है स्पेन में, पोटवार है पाकिस्तान में। तो हमें ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है, ये किस देश में है? ये किस देश में है भाई? तो ये है आपके येलोस्टोन नेशनल पार्क का नाम सुना होगा आप लोगों ने। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, तो यूएसए में है ये आपका ओल्ड फेथफुल गीजर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। मिलान करना इसमें भी है। जनजाति दिया गया है और निवास क्षेत्र दिया गया। अफरीदी है, जुलू है, माओरी है, माया है, जनजातियां हैं ये चारों, इनको मिलाएंगे। चलो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। पहले किसको देखा जाए? तो पहले हम देखते हैं जुलू। जुलू देखिए नटाल प्रांत में पाई जाती है। बी का दूसरा, तो बी का दूसरा देखिए तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, ए बी सी में। ठीक है, अब हम देखेंगे माया। तो माया कहाँ भाई? माया है आपका मध्य अमेरिका में। डी का तीसरा है, तो डी का तीसरा है और बी का दूसरा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब हम यहाँ पे मिला देते हैं। अफरीदी है पाकिस्तान में, जुलू है आपका नटाल में, माओरी है न्यूजीलैंड में, माया है मध्य अमेरिका में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेंगे उसको। अगला प्रश्न है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए ये तो उत्तर प्रदेश में है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। नहीं ये अच्छा उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में है वो कुछ और है, लेकिन जो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है वो है चेन्नई में आपके। ठीक है, यह चर्म प्रसंस्करण के लिए है बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है नैलोंग घाटी किस राज्य में है? नैलोंग घाटी किस राज्य में है? तो देखिए उत्तरकाशी एक जगह है, जिला भी है ओ, और दूसरी बात है ये चीन के बॉर्डर पर है, चीन सीमा से लगा हुआ है ये जिला। तो ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी आपका पड़ जाएगा उत्तराखंड में भाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा ना, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। इसको कहा जाता है चित्रकूट को। चित्रकूट कहाँ पे है? चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो ये है छत्तीसगढ़ में आपके। याद रखना बस्तर जिला में है, इंद्रावती नदी पर है और जगदलपुर के पास में है। इसकी ऊंचाई है 29 मीटर। तो चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा बोला जाता है भारत का। निम्न में से कौन आउटपोर्ट का विशिष्ट उदाहरण? आउटपोर्ट का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। ठीक है, खुला बंदरगाह बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है तो कहाँ पर संग्रहित होता है? तो ये संग्रहित होता है कहाँ पे? लीवर में जाके आपके। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर।
ध्यान रखना थोड़ा सा। और शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन जब परिवर्तित हो जाता है तो यकृत या लीवर में ही जाके जमा होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली एक साधारण चीनी होती है और एक बार जब कार्बोहाइड्रेट भोजन में से अवशोषित हो जाता है ना तो उसे प्रसंस्करण के लिए यकृत में लाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को। यह प्रश्न पूछा भी गया है पेपर में। ठीक है। यदि अगला प्रश्न है, यदि वर्णांध पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह कर ले तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं भाई? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये उत्पन्न होता है बेटियों के बेटों में। वर्णांध पुरुष है, स्त्री नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, कल्पक्कम में फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, कल्पक्कम फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर 1985 में संचालित किया गया। यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का उपयोग करता है। शीतलक के रूप में याद रखना तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि क्या है, हवा या पानी के साथ प्रतिक्रियाशील होता है। तो कौन सा है? तरल सोडियम मतलब पिघला हुआ सोडियम। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में अगर बदलना हो तो कितना हो जाएगा भाई? 40 डिग्री सेल्सियस का मान ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है, सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो उसमें से हवा निकलती है, गैस निकलती है। तो गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, राडार का आविष्कार किसने किया था? राडार का आविष्कार किसने किया था? तो राडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। कब किया था? 1935 में किया था। और ये भी याद रखना, इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया भी गया था। ठीक है। तो रॉबर्ट वाटसन नाम है इनका। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास किस प्रकार के लेंस से बने होते भाई? पढ़ने में जो काम आता है लेंस, जो ग्लास आता है प्रयोग में, वो किस लेंस का बनता है? ये सबको पता होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है ना। उत्तल लेंस का बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अंदरूनी अंगों के रोगों की पहचान किस माध्यम से की जाती है? एंडोस्कोप, कार्डियोग्राफ, जायरोस्कोप, क्रेस्कोग्राफ। तो किसके द्वारा पता होता है ये होता भैया एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी होती है ना। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, मिलान करना यहाँ भी। रोग है, जीव है, मलेरिया है, पोलियोमाइलाइटिस है, क्षय रोग है, दाद है। तो मलेरिया क्या है भाई? मलेरिया देखिए मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से होता है ना भाई। तो प्रोटोजोआ। एक का चौथा भी 2 में है। अच्छा, क्षय रोग देख लेते हैं। क्षय रोग बैक्टीरिया से है, तो सी का दूसरा हो गया। और सी का दूसरा जो है 2 में है, ए और डी में, लेकिन ए का जो चौथा है वो ए और बी में ही है। तो इसका मतलब क्या है, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है। तो मलेरिया हो गया भैया प्रोटोजोआ, पोलियो माइलाइटिस हो गया आपका वायरस से, क्षय रोग हुआ बैक्टीरिया, और दाद हुआ कवक से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसी के पौधे में किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय महत्व है? किसकी उपस्थिति से होता है? ये है फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स। ये इस बार पेपर में पूछा गया था आरओ वाले में। ठीक है, ध्यान रखना। जो अभी पेपरों पर हुए हैं ना हाल ही में, जैसे यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, वो भी देख लेना आप लोग। यूपीपीसीएस आरओ का पेपर हुआ, वो भी देखना है। उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ, वो भी देख लीजिए आप लोग, है ना। यहाँ से भी प्रश्न आपको कई सारे मिल सकते हैं।
और बिहार में भी एसआई वसाई का एग्जाम हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं तुलसी के पौधे में। मच्छर भगाने वाली जो दवा है वो में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? कौन सा रसायन होता है भाई? ये होता है एट्रोपिन, आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल या बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोरीन। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखें, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? तो माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल नहीं है, ये क्या भी? लुईस अम्ल अकेला जोड़ी स्वीकर्ता होता है। ध्यान रखना, लुईस बेस अकेला जोड़ी दाता होता है। NH3 में नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से 3 बंधन में शामिल होते हैं और यह एक अकेला जोड़ा छोड़ देता है। यही अकेला जोड़ा बंधन के लिए उपलब्ध होता है। मतलब कि NH3 एक लुईस आधार है। AlCl3, BF3 और FeCl3 क्या है? ये लुईस अम्ल है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? AlCl3 भी है, BF3 भी है, FeCl3 भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक जो है उसका नाम है NPK। कई बार इनका अनुपात भी पूछा गया है पेपर में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना होता है? 5-6 लीटर होता है ना, तो 5-6 लीटर। ये बहुत सिंपल प्रश्न था, इसका ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आधारित है। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आधारित है, तो किस पे आधारित है भाई? रॉबर्ट डार्विन है, इन्होंने विकास सिद्धांत पे योगदान दिया और इन्होंने विकास के सिद्धांत को अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन में प्रकाशित भी किया था। इसमें कहा गया कि जीवों की सभी प्रजातियां छोटे जीवित प्रतिस्पर्धा प्रजनन के प्राकृतिक चयन के माध्यम से विरासत में मिली विविधताएं जो व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती हैं। तो क्या है? योग्यता की उत्तरजीविता। ठीक है, डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत है ये। अधिकांश कीट किस प्रकार के श्वसन करते हैं भाई? ये भी है, तो ये करते हैं श्वास नली प्रणाली के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, याद रखना यह एक जैविक झिल्ली होती है जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। यह फॉस्फोलिपिड की 2 परतों से बना होता है और प्रोटीन के साथ एम्बेडेड होता है। तो फॉस्फोलिपिड के साथ होता है, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में फॉस्फोलिपिड दिख नहीं रहा है। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है भाई? सबसे मजबूत पेशी होती है जबड़ा। इस सबको पता होगा, बहुत सिंपल है। बासमती चावल के दाने पकाने लंबे हो जाते हैं, इनमें अधिक मात्रा पाई जाती है। किसकी अधिक मात्रा मिलती है भाई? एमाइलोज की, है ना, एमाइलोज की अधिक मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कैसीन दूध का क्या है? कैसीन दूध का क्या है? तो ये प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन का केंद्र होता है?
ये भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें नाम है उसका मेडुला ऑब्लागेंटा, मेडुला ऑब्लागेंटा नाम है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है भाई? जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है? तो जैव आवर्धन का अर्थ होता है लगातार उच्च स्तर के जीवों में कीटनाशकों की बढ़ती मात्रा को ही जैव आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एड्स के विषाणु में होते हैं। एड्स के विषाणु में क्या क्या होते हैं भाई? इसमें आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। अगला प्रश्न क्या है, एक महिला सेक्स हार्मोन है, उसका नाम क्या है? तो महिला सेक्स हार्मोन है, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन नाम है उसका, ध्यान रखना। ओके, एस्ट्रोजन वास्तव में देखा जाए तो एक महिला सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन होता है भाई, जिसमें एंड्रोजन भी शामिल होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है, ध्यान रखना इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सुमेलित नहीं है बताना इसमें। देखिए डेसिबल दिया गया, हॉर्स पावर दिया गया, समुद्री मील सेल्सियस दिया गया है। तो भैया हॉर्स पावर जो है ना शक्ति की इकाई होता है, ये भी बात सही है। डेसिबल क्या होता है भाई? ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है क्या? ये भी सही है। समुद्री मील क्या है? नौसैनिक दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस क्या होता है? ऊष्मा की इकाई होती है। ऊष्मा की इकाई नहीं होती है ये, ठीक है, ध्यान रखना है इसे। सेल्सियस जो है ना तापमान मापने का एक पैमाना होता है और उसी की इकाई है, और ऊष्मा को याद रखना कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? ये कल भी पेपर में था, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसे देखा नहीं जा सकता है। क्विज वाले में था ये, है ना, कल की क्विज जो थी उसमें ये प्रश्न था। ये सारे प्रश्न क्विज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग क्विज करते रहिए अच्छे से। अगला प्रश्न है, मानव की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मानव की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न क्या है, 36 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार ये मैथ वाले सवाल हैं, तो मैथ वाले सवाल छोड़ देते हैं, ठीक है, मैथ वाले नहीं करेंगे हम सब। अब हम आ जाते हैं 112 नंबर पे सीधा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है भाई? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है ऐसा जो ऐसा करता है भाई? वो है अनुच्छेद 88। ध्यान रखना, अनुच्छेद 88 जो कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को अधिकार देता है कि वह किसी भी सदन की संयुक्त बैठक में या संसद की किसी भी संयुक्त सदन में बोलने उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर उनको मत देने का अधिकार नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है भाई? एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत होता है वो तो, ठीक है, तो साधारण बहुमत होता है। अब याद रखना, अनुच्छेद 4 के तहत जब किसी क्षेत्र का निर्माण होता है ना, तब संविधान में संशोधन करना पड़ता है, ठीक, तो संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है ना, तो ये ध्यान रखना हमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? तो सिंपल सा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, कौन होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके ना रहने पर, उनके भी ना रहने पर, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश वो भी अगर नहीं रहते तो क्या होगा? तो भैया न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे
वो उस कृत्य को संभालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा, तो भैया भारत के मुख्य न्यायाधीश वो स्थान संभाल लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का संघीय लक्षण है? संघीय लक्षण है, तो इसमें देखिए क्या है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता एक तो है, दूसरा क्या है, जो संघीय लक्षण है ना, एकल नागरिकता क्या है, एकात्मक व्यवस्था है, आपातकालीन घोषणा एकात्मक व्यवस्था है, राज्यपाल की उपराष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है वो भी एकात्मक व्यवस्था है, लेकिन न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता और स्वतंत्रता है ना, ये संघात्मक व्यवस्था है, संविधान का संघीय लक्षण है, तो याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, संशोधन के संदर्भ में असत्य बताना है। देखिए 101 है, 102, 103, 104 है, तो 101 जीएसटी के लिए है, सही है। 102 है पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात करता है, सही है। 103 क्या है? 103 देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं था, ठीक है। और 104वां क्या है? एससी एसटी के लिए आरक्षण नहीं, तो इसमें क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें से सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संसद शुरू करने के बाद कितने दिनों के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? अध्यादेश संसद शुरू होने के बाद कितने दिनों के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? हमने कल बताया था ना, पिछले वाले में ये था, तो ये 42 दिन की अवधि होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा भाई? तो ये हमने पहले भी आपको पढ़ा रखा है आप लोगों को, ये 2026 तक रहेगा। कौन सा कथन असत्य है इसमें? इसमें से कौन सा कथन असत्य है देखते हैं। देखिए पहला है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बात सही है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बात सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये वाला गलत है ना, ये वाला गलत है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा ना, क्योंकि ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं की कुल संख्या कितनी है? अखिल भारतीय सेवा, इसकी संख्या भैया 3, ठीक है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है कौन से भाग में? भाग 4 में क्या है? देखिए भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता, 3 में क्या है? मूलाधिकार, 4 में क्या है? डीपीएसपी है, 5 में क्या है? संघ से संबंधित मामले हैं पूरे, है ना, तो ध्यान रखना, तो भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1956 में, और पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मतलब राज्यों के गठन का वर्ष भी कई बार पूछा जाता है, क्रम बताना होता है। ठीक है, तो गुजरात महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद नागालैंड आएगा, फिर हरियाणा आएगा, ऐसे हैं सब। हिमाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नहीं मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर त्रिपुरा है, फिर सिक्किम आएगा, मिजोरम आएगा, फिर है ना, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर गोवा आएगा, फिर कर्नाटका, है ना, ऐसे ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसका वीडियो हमने बना रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, पॉलिटी वाला जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें है, मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो ये होता है भैया वित्त मंत्रालय।
ओके। वित्त मंत्रालय में 5 भाग शामिल हैं, 5 विभाग। कौन कौन से? आर्थिक कार्य विभाग है, व्यय विभाग है, राजस्व विभाग है, वित्तीय विनिवेश विभाग है, वित्तीय सेवा विभाग है। इन्हीं 5 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली, राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग होता है। कौन सा? सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस सेक्टर के लिए चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? किसके लिए की गई भाई? चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। तो ये हुई है लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए, एमएसएमई। एमएसएमई, एक बात याद रखना, एमएसएमई की जो नई परिभाषा बनाई गई वो 2020 में बनाई गई है। ये उत्तराखंड में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बजट 21-22 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितने प्रतिशत से कितना कर दिया गया? अब देखिए, पहले 49 था, अब 74 हो गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? कितनी है भाई? उत्पादन क्षमता है 6780 मेगावाट। ओके, अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में जो एजेंसी कार्यरत है उसका नाम क्या है? उसका नाम है BREDA। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी बजट 2021-22 के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत से सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं भाई? सबसे ज्यादा प्रवासी कहां पर जाते हैं? तो ये जाते होंगे यूएई में। कहते हैं ना दुबई जाएंगे, दुबई, है ना, जिसके मुंह से सब दुबई जाते हैं, समझ आए ना, तो वो यूएई। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस आयोग की संस्तुति के कारण केंद्रीय बैंक बना था? ये बात, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर ऐसा हुआ था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को केंद्रीय बैंक बनाया गया था। 1935 के एक्ट के तहत बनाया गया था, ये भी याद रखना है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, हिमालय से पुरानी नहीं है। देखिए, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, बिहार में ही सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, पटना का स्थानीय समय क्या है भाई? आगे है या पीछे है? तो आगे ही होगा भारतीय मानक समय से, क्योंकि पूर्व की तरफ है। भारतीय मानक समय कहाँ है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर रहा है, मिर्जापुर से होकर गुजर रहा है। और पटना कहाँ है? पटना दूर दिखता है, तो आगे ही है। अगर पश्चिम होता तो पीछे होता, इस पूर्व में है तो आगे है, तो इसका भारतीय मानक समय से आगे है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे के अंतर्गत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत निम्नलिखित में से किस घाट का विकास नहीं किया जाएगा? तो कौन से घाट का विकास नहीं करना भाई? ये है आपका कौनहारा घाट, कौनहारा। अब देख लीजिए, नमामि गंगे के अंतर्गत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना का शिलान्यास हुआ है और इसके अंतर्गत 11 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर शहर के 3 घाट कौन कौन से हैं? अखाड़ा घाट है, सीढ़ी घाट है, चंदवारा घाट है। इन तीनों का विकास किया जाएगा, कौनहारा घाट इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये भी याद रखना, कौनहारा घाट है कहाँ? तो कौनहारा घाट है मुंगेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार चुनाव के दौरान देश में पहली बार ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी बनी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या था भाई? उनका नाम था मोनिका दास। मोनिका दास नाम है इनका।
पद्म पुरस्कार भी अभी किसी ट्रांसजेंडर को मिला है, उनका नाम क्या है, ये आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है किन के प्रयत्नों से? तो ये हुआ है दीनदयाल सिंह, श्री दीनदयाल सिंह के प्रयत्न से हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखें तो बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया? बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है अब्दुल बारी सिद्दीकी को। ठीक है, 18 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ है। अब्दुल बारी को अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार सरकार के पूर्व खेल मंत्री रहे हैं ये। हॉकी इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद को सचिव पद के लिए चुना गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनघनत्व में किस जिले का स्थान तीसरा है? बिहार का प्रश्न है, तो हमें बताना है सर्वाधिक जनघनत्व में किस जिले का स्थान तीसरा है। तो इसमें नाम जो है उसका है दरभंगा। उससे पहले कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना, शिवहर 1880 उसका जनघनत्व है, पटना का 1823 है, तो दरभंगा का कितना है 1723 है, तो दरभंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शिवहर सबसे ज़्यादा जनघनत्व है शिवहर में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, बिहार के लिए 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 21-22 का कितना भाई? तो ये है 2.97%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वछत्रांतक कहा जाता है? सर्वछत्रांतक किसको कहा जाता है? तो इनका नाम है महापद्म नंद को, इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है, और ये नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश के बारे में याद रखना, इसमें 9 शासक हुए, इसलिए इसको नवनंद वंश भी कहा जाता है। और महापद्म नंद ने शिशुपाल वंश, शिशुनाग वंश को समाप्त किया था, उसके बाद नंदवंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अखबार ए बिहार के संपादक कौन थे? अखबार ए बिहार के संस्थापक कौन थे भाई? इनका नाम है विलियम टाइलर। पटना के तत्कालीन कमिश्नर थे विलियम टाइलर। इन्होंने 3 सितंबर 1856 को उर्दू साप्ताहिक अखबार ए बिहार निकाला। इसके प्रसार में भी उनकी महती भूमिका रही है, और याद रखना निःशुल्क डाक वितरण वाला यह पहला अखबार भी था, विलियम टाइलर के द्वारा निकाला गया। अगला प्रश्न है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? देखिए बिहार स्पेशल है ना, तो ध्यान रखना ये पटना में है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला सौर ग्राम कौन सा है? भारत का पहला सौर ग्राम कौन सा हो सकता है भाई? इसमें आपको पता होना चाहिए। तो ये है धरनई गांव। धरनई गांव जहानाबाद जिले में पड़ता है। और ये भी याद रखना 1905 में कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला बिहार प्रथम राज्य बना था। तो भारत का पहला सौर ग्राम कौन सा है? बिहार का नहीं पूछ रहे, सिर्फ हम भारत का पूछ रहे हैं। तो भारत का धरनई है, तो बिहार का भी धरनई ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत नवाचार देने में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नवाचार देने में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो उसका नाम क्या है? नाम है उसका वैशाली का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 2020 के अनुसार बिहार में एनएच की कुल लंबाई कितनी है? एनएच नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है भाई? ये है 5301 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीर कासिम को थॉमस ने किस युद्ध में पराजित किया था? मीर कासिम को थॉमस ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो इस युद्ध का नाम है कटवा का तीसरा युद्ध हुआ था। कटवा का तीसरा युद्ध हुआ था, इसी में मीर कासिम को पराजित किया था थॉमस ने।
ये हुआ कब था? 1763 में लड़ा गया था, जुलाई महीना में लड़ा गया था। मीर कासिम इसमें पराजित हुआ। इसी के बाद गिरिया उधवा नाला के युद्ध में भी वह परास्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, बिहार के सुप्रसिद्ध संत हैं सरफुद्दीन मनेरी का सूफियों के किस संप्रदाय से संबंध है? तो किस संप्रदाय से इनका संबंध है भाई? इनका संबंध है फिरदौसी संप्रदाय से। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेहुला त्योहार निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? बेहुला त्योहार, तो बेहुला त्योहार मनाया जाता है भागलपुर जिला में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है पीर मोहम्मद मुनीस नाम है। पीर मोहम्मद मुनीस ने ऐसे लिखा था अपनी पुस्तक में, चंपारण की दुर्दशा। ठीक है, 3 अप्रैल 1916 को इन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इनकी अन्य पुस्तकें रही हैं, चंपारण में अत्याचार रहा है, प्रताप 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि। ठीक है, ये सारी किताबें रही इनकी। अगला प्रश्न क्या है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ 1929 में। बिहार में किसानों को संगठित करने और उनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला, याद रखना, सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष बने। तो इस प्रकार से भैया 150 प्रश्न इस दूसरे फुल लेंथ टेस्ट के कंप्लीट हो गए। ये टेस्ट डेली होंगे, ठीक है, और डेली ग्रुप में भी टेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोग डेली ग्रुप में टेस्ट किया कीजिए। बाकी ये पेपर हैं, पेपर भी आप वीडियो सुन लेंगे तो आपको अच्छा खासा याद भी रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उससे आपको संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, और संतुष्टि ही नहीं मिलेगी, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो अच्छा जब परफॉर्मेंस करेंगे पेपर में जाके तो आपको और भी सुकून मिलेगा। बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप सीधे लग जाएंगे मेंस में पेपर के दूसरे दिन से। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।